हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिट टॉपिक स्टडी। आज हम आपके लिए एएलपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम नहीं तो 20 बार से अधिक जो है किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन का सिलेक्शन जो आपके लिए रहने वाला है टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आपको दिखाएंगे किस एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखिए, ट्रेड के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे साथी है एएलपी निकाल चुके हैं उन्हें ट्रेड के लिए डरने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा पढ़िएगा तब भी फेल कीजिएगा, तो कम पढ़िए, सीमित पढ़िए, ठीक है ना। और ट्रेड की तैयारी के लिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अब आप पहले ही हथियार डाल दीजिएगा तो आप जीत नहीं पाइएगा। देखिए, हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ट्रेड इतना ही सिंपल लगेगा जितना आप सोचे नहीं होंगे। और देखिए 10 क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो स्किप करके निकाल लीजिए। एकदम आपने कभी ट्रेड नहीं छुआ है, कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको समझ में आएगा। एक बार इस वीडियो को देखिए फुल, उसके बाद आपको पता चलेगा। और इसी से मुझे उम्मीद है कि इस टॉप क्वेश्चन में से पूरा जितना आपको पासिंग मार्क्स लाना है उतना भी आ सकता है। पूरा ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। मात्र अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे फीटर टॉपिक स्टडी से आप टेस्ट देना चाहते हैं, अनुमान आप टेस्ट लेने जाइएगा 600 500 का जो है टेस्ट सभी यूट्यूब चैनलों का आपको मिलेगा। लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया है क्योंकि हमने लोगों को लूटने का जब समय आता है ना तो तब हम एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव क्या हो जाता है, हम फ्री में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। चाहे वो स्किल टेस्ट की बात हो, चाहे वो कोई भी तैयारी हो, उसमें हमने अपना मोर्चा खोल देते हैं, लोगों का रेट बढ़ने नहीं देते। यही हमारी पहचान है, फिटर टॉपिक स्टडी की यही पहचान। तो हमने इसमें भी क्या कर दिया है कि एएलपी का सेट आपको मात्र 50 रुपया में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आप 50 रुपया में ये टेस्ट देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज भी टेस्ट है, 11 को फुल टेस्ट है 75 क्वेश्चन का, जिसमें आपको ये खासियत है कि अनलिमिटेड आपको टेस्ट देने की आजादी है। अनलिमिटेड बार आप इसे टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिटर टॉपिक स्टडी ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। और एक देखिए 50 रुपये बहुत ही न्यूनतम खर्च है। आप जाइएगा ट्रेन में तो 50 रुपये का एक वो राजमा चावल वाला खिला देगा, आपको सज जाएगा पैसा। तो उतने में आप एक सर्विस कर सकते हैं, आपका एक पेपर फंसने से बच सकता है। तो इसलिए वो टेस्ट लेना आपको जरूरी है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, भी ब्लॉक में भी ग्रुप में संकीर्ण स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। बी ब्लॉक में भी, हाँ, ऑप्शन ए है दिखावे के लिए, बी है ग्रिप के लिए, और सी है पकड़ के लिए माइंड स्टील प्लेट, और डी है डीलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों डीलिंग ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस। भी ब्लॉक आया है, भी ब्लॉक में भी कोण कितने डिग्री के कोण पे बना होता है। भी खांचा तो आपको बताना है 90 डिग्री के कोण पे बना होता है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, 90 डिग्री के कोण पे बना होता है। कहाँ है भैया, ये भी खांचा है, देख ही रहे हैं, अभी बताया है हमने कि भी खांचा कितने डिग्री पे बना होता है, 90 डिग्री पे बना होता है। अब यहाँ पे एक और बता दे, भी ब्लॉक आपसे पूछ ले कितने ग्रेडों में मिलता है, तो ए और बी 2 ग्रेडों में मिलता है, ठीक है ना। ए और बी 2 ग्रेडों में मिलता है। ए ग्रेड की लंबाई जो होती है 100 mm होता है, आपको ये लिख लेना है मेरे भाई। और बी ग्रेड की जो होता है, बी ग्रेड की लंबाई जो होता है 300 mm होता है। कितना होता है मेरे भाई, 3 mm लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। अब यही आपसे पूछे ए ग्रेड किस धातु का बना होता है, तो उच्च ग्रेड स्टील का जो है ए ग्रेड बना होता है, और बी ग्रेड जो होता है क्लोजेड ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है, या फाइन ग्रेड कास्ट आयरन भी लिखता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से जो है कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप देखा जाए तो यहाँ से 7-10 क्वेश्चन बन गए एक साथ। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है, कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौखोर है, ठीक है। अभी बताएंगे चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, बी है क्रॉस कट छेनी, सी है डायमंड पॉइंट छेनी, और डी है हाफ राउंड नोच छेनी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तो यह जो होता है डायमंड पॉइंट छेनी होता है। क्या होता है, डायमंड पॉइंट। अब यहाँ क्या है, कॉर्नर होता है, कॉर्नर होता है। देखिएगा, समझिएगा मेरे भाई। ये जो मान लीजिए ये ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, यहाँ जो कॉर्नर जो बना है ना, इसमें जो मटेरियल लगे है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
तो वह जो होता है डायमंड पॉइंट चेनिंग का प्रयोग किया जाता है। यही पूछता स्लॉट बनाने के लिए, खांचा बनाने के लिए, तो आपको वहां मारना है क्रॉस कट चीटर। फ्लैट से तो प्रेशर चिपिंग करना हो तो फ्लैट चेनी का 2 भागों में बांटना हो तो फ्लैट चेनी का प्रयोग करेंगे। और हाफ राउंड चेनी का प्रयोग जो होता है ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हाफ राउंड चेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समझते जाना है, घबराना नहीं है, पूरा वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है प्रतिलिपि लेखन, बी है विपणन, और सी है टीम वर्क, और डी है बजटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाता है टीम वर्क। ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखेंगे आकार की अधिकतम, अगला क्वेश्चन है हमारा आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है, क्या है भैया? ऑप्शन ए है टॉलरेंस, बी है मूल आकार, सी है आकार की लिमिट, और डी है आकार का अपर विचलन, ठीक है ना, डी है अपर। इसका सही आंसर हो जाता है टॉलरेंस। क्या हो जाता है? टॉलरेंस। बेसिक साइज किसे कहते हैं? देखिए ये जो हो जाता है, यहां जो लिखा होता है वह होता है बेसिक साइज। क्या होता है मेरे भाई? बेसिक साइज। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हो जाता है टॉलरेंस। क्या हो जाता है? टॉलरेंस। यहां अगर आपसे पूछा जाए कितना टॉलरेंस होगा तो 0.04 जो है इसका टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है ना। आकार की अधिकतम लिमिट, आकार की ठीक है ना, यहां से तक जो आपको याद रखना है। देखिए ज्यादा भी समझना जो है हर्जा करने लगे नहीं, थोड़ा ही याद करें, पूरा याद करें, अगले शिफ्ट में उसको बताएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जॉ का क्या उद्देश्य है? मूवेबल जॉ का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है स्क्राइबर को होल्ड करना, बी है समायोजित पेंच को पकड़ना, और सी है लॉकिंग स्क्रू को पकड़ने के लिए, और डी है बर्नियर स्लाइड को पकड़ने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्राइबर को होल्ड करने के लिए। क्या होता है? स्क्राइबर को होल्ड करने के लिए बर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जाए। अच्छा, बर्नियर हाइट गेज आया है यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए लिस्ट काउंट कितना होता है तो याद रखिएगा मेरे तो 0.02 mm, और इंच की बात की जाए तो 0.001 इंच। ये इंच का सिंबल है, और जो है ये मीट्रिक प्रणाली में mm का सिंबल है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे में से कौन सा सबसे शुद्ध है? लोहे में से कौन सा सबसे शुद्ध है? शुद्ध मतलब शुद्ध धातु है। कौन सा धातु है? ऑप्शन ए है ग्रे, कच्चा लोहा, बी है पिटवा लोहा, और सी है पिग आयरन, और डी है कच्चा लोहा। इसका आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों रॉट आयरन, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में रॉट आयरन करते हैं, हिंदी में पिटवा लोहा करते हैं। इसमें जो है 99% जो क्या होता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 99% जो है लोहा पाया जाता है। जबकि यही कार्बन की बात की जाए तो 0.02 से लेके 0.03% क्या पाया जाता है? कार्बन की मात्रा पाया जाता है। पिटवा लोहा, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो वह जो होता है 2 से 4% होता है। तो ये सभी चीजें जो है आपको याद होना चाहिए या नोट कर ले। अगला क्वेश्चन। सर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे फीट का प्रकार क्या है? यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है, न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। भैया ये सब ध्यान मत दीजिए, पहले आपको जानना होगा कि इस फिगर को समझिएगा। ये देखिएगा, ये जो लाइन है इससे ये शाफ्ट का लाइन क्या है? ऊपरी विचलन क्या है? नीचे है। तो आपको बिना देखे, बिना देर किए ये बताना है कि यह जो है क्लियरेंस फिट है। कौन सा फिट है? क्लियरेंस फिट है। यहाँ आपको इस फिगर में ऐसे दिखे होल ऊपर लिखा रहे और शाफ्ट नीचे लिखा रहे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ जो क्या है क्लियरेंस फिट है। आपको मालूम ही होगा कि क्लियरेंस फिट में क्या होता है? होल बड़ा होता है और शाफ्ट
छोटा होता है। तो देख ही रहे, होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, तो बिना पूछे आप क्लियर स्पीड मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है गैलेना, और सी है कैलेमाइन, और डी है केस्टेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जस्ता किसका है इसका बताइए। जस्ता जो है आपका कैलेमाइन का है। किसका है? जस्ता कैलेमाइन का। बॉक्साइट तो आपको याद होगा एल्युमिनिया का होता है। किसका होता है? एल्युमिनिया का होता है। यहीं आपसे गैलेना पूछ दे तो वह जो होता है सीसा का होता है। किसका होता है? गैलेना किसका है? इसका सीसा का। तो आप इस तरह से जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? देखिए अभी ही हमने बताया था ना, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की रेंज कितना होता है? तो 2 से 4%। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। हमने कहा ना आपको शुरू में ही हमने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन हमने लेके आए हैं जो कम से कम 20 बार से भी अधिक जो है एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, टेपर शंक ड्रिल के लिए ड्रिल स्लीव का प्रयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मशीन स्पिंडल से छोटा हो तब, बी है मशीन स्पिंडल से बड़ा हो तब, सी है मशीन स्पिंडल से बराबर हो तब, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपको यहाँ थोड़ा सा आपको चीजें याद रखिएगा। यहाँ क्या कहा गया है? ड्रिल स्लीव कहा गया है। क्या कहा गया है? ड्रिल स्लीव। इसका उपयोग जो होता है मशीन स्पिंडल से छोटे साइज के व्यास वाले ड्रिल बिट का उपयोग के लिए जो है ड्रिल स्लीव। यही पूछता बड़ा होता, मशीन स्पिंडल के व्यास से बड़ा होता ड्रिल का साइज, तो वहां हम लोग प्रयोग करते हैं सॉकेट का। किसका प्रयोग करते हैं? सॉकेट का। ये याद रखिएगा, जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अगला क्वेश्चन 30H7G6 की अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति क्या है? ये क्या लिखा गया है? मतलब ये क्या लिखा गया है? तो यह जो है फीट को दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया है? फीट को दर्शाया गया। यहाँ जो है H जो है होल है, 7 जो है होल टॉलरेंस है, G जो है शाफ्ट को दर्शाता है, और 6 जो है शाफ्ट टॉलरेंस को दर्शाता है। आपको याद रखना होगा। इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि G6 क्या है, तो आप उस समय घबराइएगा नहीं। अच्छा यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन क्या है? प्लस माइनस 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है? आकार की अधिकतम लिमिट बताना है आपको। तो आप क्या लिखिएगा इसको? आपको आकार की अधिकतम लिमिट बिना सोचे बताना है। ऊपर जुड़ जाएगा 25.02, 02 नहीं ना दिया है, केवल 2 दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ हमारा जो है आंसर हो जाएगा 25.2 mm। ठीक है ना? यहाँ जो है आप कंफ्यूज कीजिएगा, तो यही ऑप्शन जो है एग्जामिनर बहुत ही सोच समझ के बनाता है। ये इसी तरह से जिस तरह हम अभी कंफ्यूज हो जाए सी, तो उस तरह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए पूरा ऑप्शन देखा कीजिए, तभी आंसर। अधिकतम लिमिट हो जाएगा इसका 25.2 mm, और न्यूनतम लिमिट पूछता तो वहां हो जाता 24.8 mm। ठीक है? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? और ये क्वेश्चन आपको देखिएगा तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? बीजगणितीय आकार, फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विचलन, बी है अपर विचलन, सी है लोअर विचलन, और डी है वास्तविक विचलन। इसका सही आंसर है दोस्तों विचलन। क्या कहा जाता है? इसको विचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? सभी चिन्ह से भी क्वेश्चन आएंगे, फिगर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें भी आपको क्लियर होते चलना है। तो ये कौन सा चिन्ह है? सबसे पहले ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है हमारा चेतावनी चिन्ह है। ये किस चीज का चिन्ह को दिखाता है? तो ये जो हमारा देख रहे हैं ना, यहाँ आग लग रहा है, तो बिना देर किए बिना सोचे समझे मारेंगे।
आग लगने का खतरा है। ऑप्शन हमारा बी सही है। अच्छा सर, चेतावनी चिन्ह आया है, चेतावनी चिन्ह में याद करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है ये जो पृष्ठ के कलर आपसे पूछेगा तो वह जो होता है पीला होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए चेतावनी चिन्ह में पृष्ठीय कलर कैसा होता है तो वह जो होता है पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। जबकि काला बॉर्डर होता है। काला क्या होता है? बॉर्डर होता है। और चिन्ह जो चिन्ह बना होता है वह भी जो क्या होता है हमारा काला होता है। क्या होता है? काला होता है। और त्रिभुज आकार की इसकी आकृति होती है। तो ये भी पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इस स्टेक का नाम क्या है? इस स्टेक का नाम क्या है? तो बिना देर किए हम लोग मारेंगे इसको हॉर्स स्टेक। नहीं सॉरी, हॉर्स स्टेक में दोनों तरफ होता है बाबू। यह जो होता है फनल स्टेक होता है। हॉर्स स्टेक कैसा होता है कि इसके जो है दोनों तरफ ना इस तरह का बना होता है। इस आकृति का कुछ होता है, ठीक है ना। इस आकृति का आपको देखने को मिल सकता है हॉर्स स्टेक। इसके दोनों तरफ जो है खांचे बने होते हैं। ये हॉर्स स्टेक, ठीक है। हॉर्स स्टेक ये जो फिगर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमी के क्वेश्चन से सटा गया है इसको। तो ये जो है फनल स्टेक है, आपको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? ऑप्शन ए है ब्लैक आयरन, बी है कॉपर सीट, और सी है स्टेनलेस सीट, और डी है जस्ता लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाता है जस्ता लोहा। अच्छा, जस्ता लोहा आप लोग देखे हैं? आज हम उनको आपको बता रहे हैं, आज के बाद से नहीं भूलिएगा। या जस्ता चढ़ाने की परत क्या कहलाती है? तो वो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल छोड़ कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए रेलवे के किनारे पोल लगा होता है, देखिएगा सिल्वर कलर का चमक होता है। पोल में क्या होता है? सिल्वर कलर का चमक होता है। तो वो क्या किया गया? क्या उसको चमकाने के लिए रखा गया? नहीं, वही जो है जस्ता का परत चढ़ा होता है जिससे क्या हो जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? ऑप्शन ए है 1.2 mm, बी है 2.0 mm, सी है 2.5 mm, और डी है 3.0 mm थिकनेस वाली सीट, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाता है स्निप द्वारा जो है 1.2 mm थिकनेस तक का जो है सीट काटा जा सकता है। अगर यही आपसे पूछते कितने SWG का जो है स्निप द्वारा काटा जाएगा तो 20 SWG। क्या होता है SWG का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो बता देना है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्निप क्या होता है? पतली सीटों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि मोटी सीटों को काटने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है? अभी आपने पहले पढ़ा था फनल स्टेक, हॉर्स स्टेक। तो स्टेक क्या है? ऑप्शन ए है रेस्ट ऑफ वर्क, बी है सपोर्टिंग पीस है, सी है तेज करने वाला पीस है, और डी है फोल्डिंग स्पेस। क्या होता है दोस्त? तो यह जो होता है सपोर्टिंग पीस है। क्या है? सपोर्टिंग। अच्छा स्टेक देखे हैं? नहीं देखे हैं? जाके देख लीजिए। बक्सा का दुकान होता है ना, वहां देखिए रिपीट वगैरह मारने के लिए, रिपीट समझिए, गांव देहात में हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीट बोलते हैं। तो रिपीट तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। रिपीट कहेंगे तो आप फिर सोचने ये क्या पढ़ा दिए। रिपीट समझिए, रिपीट को रख के इसे बक्सा में सपोर्ट करके एक छोटा सा टूस होता है, बक्सा में सपोर्ट करके इसे लेके दे दनादन पीट दिया। ये क्या है? सपोर्टिंग डिवाइस होता है स्टेक। तो वहां देखने को आपको मिल सकता है सीट मेटल की दुकान पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त? अभी रिवेटिंग करा रहे थे, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया कौन सा हथौड़ा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो होता है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हथौड़ा होता है। क्या होता है? सीधा याद रखना है क्रॉस। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। अच्छा यहाँ देखिए प्लास्टिक का हथौड़ा, ये सब जरूरत नहीं है। आप यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि
लकड़ी से बने हथौड़ा, जो देखिए लकड़ी का हथौड़ा बना तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मैलेट। क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, जो हार्ड लकड़ी का बना होता है। यहाँ आया है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का उपयोग ये होता है सीट को मोड़ने वगैरह या खींचने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पिन का उपयोग जो होता है, स्ट्रेट पिन हथौड़े का प्रयोग ग्रुप बनाने, नाली नुमा बनाना है तो स्ट्रेट पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक जरूर कर देना है। हम समझ रहे हैं कि आप डबल स्पीड में देख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर जाए। रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? रेडियस गेज किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्या है ऑप्शन? ए तांबे की चादर, बी है एल्युमिनियम, सी है कठोर इस्पात और डी है हल्का स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है सी, कठोर इस्पात का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो है रेडियस गेज आया है तो इससे याद रखिएगा, अवतल तथा उत्तल सतह को जांचने के लिए, अवतल तथा उत्तल सतह को जांचने के लिए मतलब जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही नामी क्वेश्चन है, यहीं से गेज से ही पूछा जाता है कि फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फीलर गेज का उपयोग जाता है दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी को कैसे प्रभावित होते हैं? कैसे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए है टेम्परिंग के द्वारा, बी है हार्डनिंग के द्वारा और सी है एनलिंग के द्वारा और डी है नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। तो ये भी बहुत ही मतलब होता है, यह जो है कब प्रभावित होता है? तो यह जो है हार्डनिंग के द्वारा ये सभी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। कह तो दिए वही क्वेश्चन लिए गया है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। देखिए, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विचिंग मीडिया क्या है? बहुत जल्दी ठंडा करने कौन सा मीडियम का प्रयोग करेंगे? तो यह जो होता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है? राइट आंसर है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में होता क्या है, नमक और पानी का घोल होता है, उसमें जैसे डालिएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। वो अच्छा, इसमें भी गर्म होता है, ठीक है। सबसे तेजी में ठंडा होगा ना तो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन में, उसके बाद किसमें डालिएगा तो ठंडा होता है जल्दी? पानी में। उसके बाद पानी में डालिए, उससे मतलब ज्यादा जल्दी में नहीं, उससे कम जल्दी में। उसके बाद से तेल में डालिएगा 3 नंबर में, उससे कम जल्दी। और वायु में डालिएगा तो समझिए उससे भी कम, बहुत कम समय लगेगा इसमें वायु में, ठीक है। तो इसको रोज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? गर्म साल्ट बाथ में बताना है आपको। ऑप्शन ए है नाइट्राइजिंग, बी है गैस कार्बोराइजिंग, सी है पैक कार्बोराइजिंग और डी है लिक्विड कार्बोराइजिंग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाता है गर्म साल्ट बाथ में जो है लिक्विड कार्बोराइजिंग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजी में चलेंगे। इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? ये कौन सी विधि? ये जो फिगर में दिखाया गया है कौन सी विधि है? तो यह जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है। कौन सी विधि है भैया? हार्डनिंग करने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? काटने की क्षमता को जोड़ना, बी है उच्च कठोरता का विकास करना और सी है खिसने के प्रतिरोध को बढ़ाए और डी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाता है नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना या रिफाइन करना होता है, ठीक है। तो और घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाता है हार्डनिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस की का नाम क्या है? इस की का नाम क्या है भैया? तो इस की का नाम क्या? ऑप्शन ए है पैरेलल संघ की, बी है जीभ लिखना चाहिए, जीभ हेड की है और सी है उड्रफ की है और डी है टेपर संघ की। तो भैया यह जो है कौन सा है? तो पैरेलल संघ की है। क्या है? पैरेलल संघ की। तो पैरेलल संघ की और देखिए संघ और सैडल होता है, ठीक है ना, सैडल। देखिए याद रखिएगा कि
की दो प्रकार के होते हैं, संघ और सैडल के। संघ की में जो होता है होल और शाफ्ट दोनों में कटे होते हैं खांचे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और सैडल की में क्या होता है कि केवल जो है शाफ्ट में इसमें जो है ग्रूव नहीं करता होता है, केवल जो है आपको ये आप थोड़ा सा इसमें जो है पुली में, हाँ इसमें पुली में ग्रुप कटा होता है, शाफ्ट में ग्रुप नहीं कटा होता है सैडल की में। तो पैरेलल संघ की क्या है दिखेगा, इसमें जो है की के अंदर भी है और ये शाफ्ट के भी अंदर है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ये क्या है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो भैया यह जो है दांतेदार शाफ्ट, दांतेदार ये याद रखिएगा, ये दांता नुमा बना हुआ है ना, तो ये क्या सा शाफ्ट है, ये शाफ्ट का ही प्रकार है, यह जो है दांतेदार शाफ्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए है टेम्परिंग है, बी है एनिलिंग है, सी है हार्डनिंग है और डी है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेम्परिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की क्या विधि है, तो यह जो है फ्लेम हार्डनिंग क्या है। समय बताना है, पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपके पास समय है कम। ये कौन सी विधि है, फ्लेम हार्डनिंग की विधि है। अगला क्वेश्चन है हमारे, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए है स्टील की एंगलिंग, बी है स्टील की नॉर्मलाइजिंग और सी है कठोरीकृत इस्पात और डी है टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त स्टील की नॉर्मलाइजिंग, आंतरिक दोषों को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है एनिलिंग का उद्देश्य क्या होता है। एनिलिंग का उद्देश्य क्या होता है, स्टील को नरम करने के लिए, बी है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए और सी है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और डी है स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है ये, जो वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। एनिलिंग का उपयोग जो होता है स्टील को नरम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एनिलिंग, बी है हार्डनिंग, सी है टेम्परिंग और डी है नॉर्मलाइजिंग। तो यह जो है एनिलिंग क्या होता है, एनिलिंग जो है, अच्छा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एनिलिंग विधि में लोअर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाके इसे ठंडा किया जाता है, किस में। तो एनिलिंग वाले में याद रखिएगा भट्ठी में ठंडा किया जाता है और नॉर्मलाइजिंग में याद रखिएगा कि हवा में ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल इंपोर्टेंट आपको मिला ही होगा। उतना लिखा दिखे ना तो तुरंत आप नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग को तुरंत पसंद होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग, बी है पैक कार्बोनाइजिंग, सी है फ्लेम हार्डनिंग और डी है इंडक्शन हार्डनिंग। इसका राइट आंसर है भैया ये पैक है, तो क्या हो जाएगा, बक्सा है तो क्या हो जाएगा पैक कार्बोनाइजिंग। क्या है पैक कार्बोनाइजिंग। अगला क्वेश्चन, ये सेशन लग रहा हो कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप लाइक करें और वीडियो में अपनी राय जरूर दें, कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए x के रूप में क्या चिन्हित है, x के रूप में क्या चिन्हित है, तो यह जो है यह क्या चिन्ह है, यह जो है लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। कितना होता है, लोअर क्रिटिकल तापमान यहाँ से सूचित किया जाता है। लोअर क्रिटिकल तापमान की बात करें जाए तो 733 डिग्री सेल्सियस होता है। यही अगर हायर क्रिटिकल तापमान की बात की जाए तो आप याद रखना है अपर क्रिटिकल जब तापमान जिसे हम कहते हैं 800 डिग्री सेल्सियस, ये भी पूछा जाता है। आगे आइए, अगला है एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का
नाम क्या है? तेजी से ठंडा किया गया है तो उसे क्या कहते हैं? फेराइट कहते हैं, बी है ऑस्टेनाइट कहते हैं, सी है मॉर्टेनसाइट कहते हैं, और डी है पीएलआई। तो यह संरचना जो होती है मॉर्टेनसाइट होती है। क्या होती है? मॉर्टेनसाइट। सबसे तेजी से ठंडा किसमें करते हैं? तो ब्राइन सॉल्यूशन में। अभी इस पढ़ाए ही हम, आपको याद ही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर खींचने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो वह जो होता है हार्डनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डनिंग। देखिए ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके समय को बचाना भी है। यह जो कहलाता है हार्डनिंग कहलाता है। अच्छा, हार्डनिंग में होता क्या है? हार्डनिंग में जॉब जो है कठोर हो जाता है और भंगुरता बढ़ जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा आपको, हार्डनिंग में भंगुरता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीव हेड, डबल लिखा गया है, जीव हेड है, जीव हेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? जीव हेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए है टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी है आसानी से निकाला जा सकता है, और सी है यूनिक डायरेक्शनल टार्क प्रदान करता है, और डी है हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा है। ठीक है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये जो है जीव हेड की होता है कैसे, देखिए ये अनुमान आप लोग देखे होंगे। जीव हेड की जो होता है इसे निकालने में आसानी होता है, इसे निकालने में आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि ये हेड देखिएगा, ये आपके चक्की उक्की का जो चक्का होता है, देखिए उसमें ये इस तरह का ठोका गया होगा, तो यही होता है जीव हेड की। तो यहाँ से जीव हेड की का टेपर अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा 1:100 होता है। कितना होता है? 1:100 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का क्या नुकसान है? फ्लेम हार्डनिंग का क्या नुकसान है? ठीक है, ऑप्शन ए है अधिक विकृति आना अपने से बोल दिए हैं। ठीक है, बी जो है हार्डनिंग समय ज्यादा होना, सी है हार्डनिंग की कम गहराई होगी, और डी है छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है ना, मान लीजिए कि आपका ये कोई भाग है, ये कोई बड़ा भाग है और इसमें बीच वाले भाग को हार्ड करना है, ठीक है ना। लेकिन अब जब फ्लेम हार्डनिंग करेंगे तो केवल बीच में तो नहीं कर सकते, ये पूरा भाग वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। लेकिन करना तो हमको थोड़े दूर में है। तो फ्लेम हार्डनिंग का यही नुकसान है कि छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटे वर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो यह जो होता है फेराइट होता है। क्या होता है? फेराइट संरचना होता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु की संरचना क्या है? यहां देखेंगे ऑप्शन ए है क्लैडिंग, बी है गैल्वेनाइजिंग, और सी है सीमेंटेशन, और डी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यह जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मोटिवेशनल क्वेश्चन है, यहां ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है डबल कट फाइल, बी है सिंगल कट फाइल, और सी है हैंड फाइल, और डी है राउंड फाइल। तो यह जो होता है सिंगल कट फाइल का प्रयोग होता है एल्युमिनियम के लिए फाइलिंग के लिए किया जाता है। सिंगल कट फाइल कितने डिग्री के कोण पर बना होता है? तो वो याद रखिएगा 60 डिग्री के कोण पर जो है सिंगल कट फाइल में दांतें बनी होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन ए है दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, बी है दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरे से, और सी है ए और बी दोनों से, और डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ आप देखिएगा, ज्यादा समय हम आपका ऐसे ही हम नहीं लेने दे रहे हैं, नहीं तो यही एक 20 क्वेश्चन एक घंटा में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, पता नहीं बच्चों के समय की कीमत है या नहीं, या उनको उनसे बेटर कंटेंट नहीं मिल पाता है। हो सके इस कारण से वो इतना झेलते ही हैं 1 घंटा। उसमें भी लोग कहता है कि कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, और
तभी आप सीख पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है बिना कोर्स खरीदे भी सीख पाएंगे, बस आप पढ़िए और आपका नौकरी होना चाहिए। मत खरीदिए कोर्स लेकिन आपको सब याद हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाइए, यही हम कामना करेंगे। नहीं तो केवल कोर्स बेचने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये है जो हमारा दोनों होल के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी जो है हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज और बता दें आपको कि देखिए यहाँ थोड़ा सा और समझिए, रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिएगा ना आपको, तो एकदम अच्छी तरीके से बता देते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी क्या होती है, यह जो है हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। अब यहाँ से पूछ दिया जाए कि कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है, तो ये जो लंबाई को छोड़ के जो किनारे वाला आपको साइड दिखता है दोनों, यह जो होता है हार्ड ऑन टेम्पर नहीं होता है। हार्डनिंग के अनुसार ये ब्लेड दो प्रकार के होते हैं, एक ऑल हार्ड होता है, एक हाफ हार्ड होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ऑल हार्ड में क्या होता है, ये पूरा पूरा जो सिंगल कट ब्लेड देखते हैं ना, जो इसमें दांतें एक तरह बनती है, ये पूरा हार्ड होता है पूरा। देखिए नॉर्मल समझिएगा, ज्यादा अंग्रेजी बताएंगे ना तो नहीं समझ पाइएगा, एकदम अपनी भाषा में समझिए कि पूरा हार्ड होता है। और ऑल हार्ड वाला में जो दांत ऊपर भी बना होगा, तो इसमें केवल हाफ हार्ड में दोनों तरफ की दांतें हार्ड होती है, बीच वाला भाग जो है मुलायम होता है, इसलिए वो आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट्स बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लैंड, बी है संक, सी है मार्जिन, डी है बॉडी। तो इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है फ्लूट्स होता है क्या। अगर आप नए हैं तो देखिएगा इस तरह से कुछ ड्रिल बिट होता है, ठीक है ना, इस तरह से कुछ ड्रिल बिट होता है, उसमें क्या बना होता है? खांचा बना होता है। देखिएगा ड्रिल बिट सही नहीं बना पा रहे, ड्रिल बिट में क्या होता है? खांचा बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है फ्लूट्स कहाँ बना होता है? तो बॉडी वाले भाग को फ्लूट्स बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां है, देखिएगा सभी में लिखा भी गया है कि कब पूछा गया है। HSS का मुख्य घटक क्या है? HSS इसमें जो होता है HSS हाई स्पीड स्टील में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो आपको ये बताना है। देखिएगा टंगस्टन निकेल क्रोमियम, बी है टंगस्टन निकेल कोबाल्ट, और सी है टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम होता है। क्या होता है? टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? देख सकते हैं इसरो 2016 मृदु इस्पात का जो है विशिष्ट घनत्व कितना होता है? तो वह जो होता है आपको 7.8 होता है। क्या होता है? मृदु इस्पात का जो है घनत्व होता है 7.8। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा गया है। यहीं आपसे एल्युमिनियम का पूछ दिया जाए, एल्युमिनियम भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का कितना होता है? 2.7 होता है। अगला क्वेश्चन, ये 100 ही नहीं, बहुत हमको लग रहा है कि 300 पार चला जाएगा क्वेश्चन की गिनती की जाए तो। देखिए 46 क्वेश्चन है, तांबे का मूल अयस्क क्या है? तांबा किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है बैराइट, मैग्नेटाइट, सी है हेमेटाइट, और डी है पैराइट। तो तांबा जो होता है पैराइट का अयस्क। किसका अयस्क है? तांबा, पैराइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? तो जो लोग हमारे एएलपी का फर्स्ट ईयर निकाल चुके हैं वो लोग तो बिना देखे ही आंख मूंद के बना सकते हैं, और इसका आंसर मेरे भाई ही देंगे। देख सकते हैं ये कहाँ पूछा गया है, डीएमआरसी एग्जाम 2018 में। तो ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको इसका आंसर बताना है। बोल दे या पढ़ लीजिएगा। ओस्मियम है, ऑप्शन ए है, बी है बेरिलियम है, सी है पारा, और डी है लिथियम। तो ये आपको बताना है। ये आंसर हम अपने भाइयों के लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम क्या है? तो यह बताना है ये कौन सा गेज है। तो यह जो है पिच गेज, एंगल गेज, फिलर गेज, और ये क्या है? त्रिज्या गेज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस गेज। तो यह जो होता है रेडियस गेज, अभी ऊपर बताए थे ना रेडियस गेज किस धातु का बना होता है, उसमें था। तो यहाँ देखिएगा फिलर गेज फिल आया है, तो याद रखिएगा फिलर गेज का उपयोग जो है दो मैचिंग भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया। पिच गेज का 1 इंच में दांतों की संख्या जो है, स्क्रू पे 1 इंच में दांतों की संख्या चेक करने के लिए पिच गेज का। एंगल गेज क्या होता है? एंगल चेक करने के लिए। इसी तरह जो है इस ब्लेडवा में जो है एंगल नुमा बना होगा, ठीक है। तो भैया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, नहीं तो हम भी कहेंगे कि कोर्स खरीद लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए, नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं कोर्स खरीदिएगा तो फेल हो जाइएगा। भैया ऐसे सरापने वाला टीचर तो हम देखे ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं। कॉन्स्टेंटिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? मतलब कॉन्स्टेंटिक का मतलब क्या हो कि जब चक्का लगाए एकदम सीधा चले। देखिएगा टार भागने वाला जब साइकिल का चक्का लगाता है और उसमें तार लगाता है तो देखिएगा बीच में चला के चेक करता है। तो उसी तरह हम लोग ग्राइंडर में जब चक्का बांधेंगे तो कैसे वो जो है सही चलेगा, एकदम सेंटर में चलेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन ए है ट्रूइंग, बी है ग्लेजिंग, सी है लोडिंग और डी है ड्रेसिंग। तो इसमें जो होता है ट्रूइंग होता है। क्या होता है? ट्रूइंग किया जाता है। क्या किया जाता है? वो ठीक सेंटर में चले, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूइंग कहते हैं। ग्राइंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है। और लोडिंग किसे कहते हैं? लोडिंग भी भाई मेरे याद रखना, ग्राइंडर व्हील के चक्के में जब कुछ चिप्स फंस जाते हैं, मतलब ग्राइंडिंग करते हैं, आप घिसते हैं तो क्या हो जाता है? उसके दांतों में देखिएगा छोटे छोटे महीन दांता होता है, महीन दांता होता है। अब क्या होता है इसमें जो है, जो आप लोहा घिस रहे हैं उसमें फंस जाता है, तो उसको हम लोग उसको क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। ग्लेजिंग कब होता है? जब ये घिसते घिसते चिकना हो जाएगा ना भैया, एकदम चिकन हो जाएगा ये पत्थरवा, तो ये क्या कहलाता है? ग्लेजिंग कहलाता है। और ड्रेसिंग क्या कहलाता है? अभी चिकन हो गया, चिकन को कैसे उभारेंगे? तो वो खोद डायमंड पॉइंट टूल आता है, खोदना नहीं है, डायमंड पॉइंट टूल से उसको लगा के और फिर से उसके दांतों को उभार दिया जाता है, तो वही कहलाता है ड्रेसिंग। क्या कहलाता है? ड्रेसिंग। उम्मीद है सब समझ में आ गया, यही आएगा, इससे बाहर आना भी नहीं है। आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, सेट मारिएगा भैया, और तब देखिएगा कि आप यहीं से क्वेश्चन आ रहा है आपके जितने भी सेट है, चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज क्या उपयोग क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए है छेद की ऊपरी सीमा की जांच करता है, और बी है शाफ्ट की मूल सीमा की जांच करता है, और सी है छेद की निचली सीमा की जांच करता है, और यह है डी छेद का मध्य मान जांचता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्लग गेज क्या करता है। तो प्लग गेज जो है होल के साइज को चेक करता है। क्या करता है? होल के साइज को चेक करता है। तो होल के साइज को चेक करता है, तो ये जो गो सिरा जो होता है निचली सीमा की जांच की जाती है। क्या कहते हैं? छेद की निचली सीमा की जांच की जाती है प्लग गेज से। प्लग गेज आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि छेद मापने के लिए, तो कीजिएगा शाफ्ट वाला ऐसा ही कर जाएगा। गो न्यूनतम सिरा और नो गो जो हो जाता है छेद की ऊपरी सीमा की जांच करता है। तो दोनों चीज आप वहीं पे लिख लीजिएगा, अगर लिख रहे हो तो, या 2-4 बार सुन लीजिए बढ़िया से, एकदम समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? अगला क्वेश्चन है थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है? थ्रेड रिंग गेज का उपयोग, तो ऑप्शन ए है बाहरी धागे की सटीकता की जांच करने के लिए, और बी है आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए, और सी है बाहरी टेपर की सटीकता की जांच करने के लिए, और डी है आंतरिक टेपर की सटीकता की जांच करने के लिए। अब यहां पे देखेंगे ऑप्शन ए सही है। क्या है? बाहरी धागे की सटीकता की जांच करने। सबसे पहले समझिएगा भैया, थोड़ा सा अगर आप नए हैं, ट्रेड पढ़ते हो तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, अगर नए हैं तो समझिए। थ्रेड रिंग गेज जो होता है ना, वो गोल होता है, उसके अंदर क्या बना होता है? थ्रेड बना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल्ट नट है, ठीक है ना, बोल्ट है, बोल्ट के बाहरी थ्रेड कटा होता है, उसके चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करेंगे। और ये बाहरी धागा मतलब क्या है? वही थ्रेड। और आंतरिक धागा उसकी सटीकता को चेंज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो वहां होता है थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं।
बाहरी टेपर सटीकता को जांच करने के लिए तो टेपर रिंग गेज आता है, उसमें क्या होता है टेपर रिंग गेज आएगा, ठीक है। और आंतरिक टेपर की सटीकता को चेक करने के लिए तो टेपर प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर नहीं समझ पाए तो एक बार बैक करके फिर से सुन लीजिए, एकदम समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, कितना हो नए हो, हमसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम आपके दिमाग में घुस के रहेगा। ऐसा कोई बात ही नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़े सुने और आपको याद ना हो, वो भी हमारा पढ़ाया हुआ है। ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जॉब द्वारा, बी है स्टॉक के लंबाई द्वारा, और सी है ब्लेड के लंबाई द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्लेड की लंबाई द्वारा। क्या होता है ब्लेड की ट्राई स्क्वायर होता है कैसे, सबसे पहले अगर भूल गए हम, आईटीआई किए हुए बहुत दिन हो गया है, तो ये भैया मेरे ये है ट्राई स्क्वायर, जिसका उपयोग क्या करते हैं 90 डिग्री में जॉब को समकोण चेक करने के लिए किया जाता है। ये भी याद रखना है। और यही आज की डेट में कुछ एग्जाम में थोड़ा सा इसको टफ करना चाहता है तो पूछता है कि 10 mm में इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 0.002 mm। क्या होता है 10 mm में इस ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है 0.002 mm। भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपको फिर से बता दें कि हमारा टेस्ट जो है मात्र 49 रुपीज में आपको 49 ही ऐप पे, ठीक है ना, जाइए वहां से 49 में है, मात्र 49 रुपीज में आपको जो है टेस्ट उपलब्ध है एएलपी ट्रेड के लिए। और ट्रेड दीजिए, एकदम मजे लगा के दीजिए और अनलिमिटेड आजादी है। टेस्ट में फायदा क्या है ना हमारे टेस्ट में कि अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। अच्छा ये भी कोई बच्चा नहीं है कि 1 नंबर पर यही क्वेश्चन आता है, 2 नंबर पर यही, 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, हर बार क्वेश्चन बदलेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे मेरे भाइयों को पूरा वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक बार आप टेस्ट लेके देखिए या किसी दोस्त को खरीदवा दीजिए, उसके बाद ही आप खरीदे, एक बार किसी को खरीदिए उसके बाद आप शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना है मेरे भाई। आपको फ्री में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं यूट्यूब पे, बस आपको कमेंट में अपनी राय जरूर देना है यूट्यूब। सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है जॉब की चपेटपन, बी है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने के लिए, और सी है साइन बार द्वारा किसी जॉब के कोण को चेक करने के लिए, और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उपरोक्त सभी। अच्छा ये देखिएगा, ये जो गांव देहात में देखिएगा काथा पूजा करने के लिए चौकी बनता है स्क्वायर, आयत नहीं होता है मेरे भाई, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। गांव में पूजा वूजा करने के लिए चौकी बनता है स्क्वायर टाइप का। तो समझिए कि ठीक सरफेस प्लेट आपके आईटीआई में देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा, अब समझ में आ गया हो कि जो चौकोर था ना वो क्या था, सरफेस प्लेट था। उसका काम ही होता है जॉब की फ्लैटनेस चेक करना, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता भी चेक की जा सकती है इससे, और साइन बार द्वारा जो है किसी जॉब के कोण को चेक करने के लिए नीचे जो है डेंटम सतह प्रदान करता है ये, ठीक है। इसलिए और हाँ जी, अगला देखिएगा, मार्किंग के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है। मार्किंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हथौड़े का प्रयोग करते हैं। कितना वजन होना चाहिए भैया, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी। तो यह जो होता है 250 ग्राम, कितना होता है 250 ग्राम का। मार्किंग क्या करना, मतलब पंचिंग करने के लिए जिस हथौड़े का प्रयोग किए थे वो कितने ग्राम का होना चाहिए, 250 ग्राम का होना। इसके पहले मालूम था कि नहीं, तो कमेंट में बताइएगा। साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती, सर जी अभी ना बताए थे। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा ऑप्शन लिखने का तरीका बदल गया है, तो अब में देखना है कि दोस्त मेरे बता पाते हैं कि नहीं। ऑप्शन ए है दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, बी है दोनों पिन होल के बाहरी सिरे से, और सी है ए और बी डी। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी हेक्सा ब्लेड की क्या होती है, लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वह जो होता है बॉडी कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या जी, अच्छा देख लिया जाएगा अभी। हाँ देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है।
अगला क्वेश्चन हमारा मीट्रिक टैप के लिए ढील साइज का सूत्र निम्न में से कौन सा है। मीट्रिक टैप के लिए ढील साइज का सूत्र क्या है, तो TDS टैप ढील साइज बराबर टैप साइज माइनस 2 इंटू 0.66 इंटू पिच। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, आपको टैप ढील साइज का थंब रूल विधि का फॉर्मूला कमेंट में लिखना है। देखते कितने साथी मेरे लिख पाते हैं। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है गैल्वेना, सी है कैलामाइन और डी है केस्टराइट। जस्ता जो है कैलामाइन का। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसे भी हम आपका समय नहीं बर्बाद होने दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा भाग आउटसाइड माइक्रोमीटर का नहीं है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन को छोटा नहीं समझे दोस्त। में तो छोटा समझते हैं, छोड़ देते हैं, पता चलता है एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ गया अब मुंह बा दिया, तो वैसा नहीं करना है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग आउटसाइड माइक्रोमीटर का नहीं है, तो ऑप्शन ए है बैरल या स्लीव, बी है थिम्बल, सी है एनविल और डी है डेप्थ बार। तो सर जी इसका राइट आंसर हो जाता है डेप्थ बार। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। डेप्थ बार किसमें लगा होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर में, देखिएगा अभी राउट से। ये है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है इस तरह से होता है, इसमें डेप्थ बार कहीं है नहीं। इसके भाग का नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, है ना, लॉक, स्पिंडल लॉक, थिम्बल, ये हो जाता है स्लीव, ये हो जाता है आपका रेजिस्टर छोटा होता है भैया, इसमें थोड़ा बड़ा दिखा दिया फिगर पे, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण वर्नियर कैलिपर का अल्पतांक है। साधारण वर्नियर कैलिपर, देखिए ये सब क्वेश्चन इसरो में पूछे गए हैं भैया, एएलपी तो छोड़ दीजिए, 2015 में भी फिर रिपीट किया गया 2016 में। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो आपको पहले भी बताया है ना, वर्नियर कैलिपर वहां वर्नियर हाइट गेज था और वर्नियर कैलिपर यहाँ है, तो आपको याद रखना है 0.02 mm में होता है और इंच में कितना होता है 0.001 इंच होता है, ठीक है, ये याद रखना है। यही आपसे माइक्रोमीटर आया था, अभी माइक्रोमीटर आया था, इसके पहले जो है माइक्रोमीटर आया हुआ था, तो वहां भी आप लोग क्लियर कर देते हैं। अगर इसका लिस्ट काउंट आपसे पूछे कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो याद रखेंगे 0.01 mm। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए, जिसको हम लोग अल्पतम लिस्ट काउंट के भी नाम से जानते हैं, तो 0.001 इंच, ठीक है दोस्तों। तो सर जी लाइक तो नहीं कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक होल का आकार 100 प्लस 0.15 माइनस 0. मैंने कहने का अर्थ ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाता है ऊपरी विचलन, ये हो जाता है निचली विचलन, ठीक है। जब 100 प्लस 100.15 लिख दीजिएगा तो ये अधिकतम लिमिट हो जाएगा, उसको घटा दीजिएगा तो न्यूनतम लिमिट होगा। टॉलरेंस कितना होगा इसका, टॉलरेंस भेजिए कहां से आ गया, इसका टॉलरेंस पूछा गया है, तो प्लस माइनस में जब भी रहे आप पूछे टॉलरेंस, तब बिना पूछे देखिए बिना देर किए इसको जोड़ दीजिएगा तो यह हो जाता है 0.30 mm। इसे याद रखना है, ठीक है, ये हो जाता है आपका टॉलरेंस। प्लग गेज का गो सिरा निम्न में से किसके बराबर होता है। अब ये आया था ना, जॉब की वास्तविक साइज का, ऑप्शन बी है जॉब के बेसिक साइज का, सी है जॉब के न्यूनतम साइज का और डी है जॉब के अधिकतम साइज का। इसका राइट आंसर हो जाता है प्लग गेज का जो है गो सिरा जो है जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है और जॉब के अधिकतम साइज के बराबर क्या होता है, नो गो सिरा। अगर लंबाई पूछ दे तो गो सिरा की लंबाई अधिक होती है, नो गो सिरा की लंबाई छोटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है सामान्य प्रयोग के लिए किस प्रकार की रिविट का उपयोग होता है, किस प्रकार के OFRC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है 2015 में। पेन हेड रिवेट, बी है फ्लैट हेड रिवेट, सी है स्नैप हेड रिवेट और डी है काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो यहाँ जो होता है स्नैप हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट,
अगला क्वेश्चन हमारा, किस तरह का बोल्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन ए है चीज हेड, बी है हुक बोल्ट, और सी है हेक्सागोनल बोल्ट, और डी है आई बोल्ट। तो यह जो होता है हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल आप देखे होंगे कि ज्यादातर जो है आपको मार्केट में या आपके क्षेत्र में हेक्सागोनल ही बोल्ट अधिक उपयोग किया जाता है, तो बिना पूछे याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक आरंभ चूड़ी के लिए लीड बराबर होता है। एक आरंभ मतलब सिंगल स्टार्टर थ्रेड में लीड क्या होता है? ऑप्शन ए है 2 गुना पिच होता है, बी है 3 गुना पिच होता है, और सी है पिच और डी है आधा पिच। तो लीड और पिच क्या होता है? लीड और पिच, लीड जो होता है पिच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पिच के बराबर होता है। डबल स्टार्टर थ्रेड में पिच क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुनी पिच हो जाता है डबल स्टार्टर में। सिंगल स्टार्टर में लीड और पिच बराबर होता है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक थ्रेड के अंतर्गत कौन अंग होता है? आइसोमेट्रिक थ्रेड, भैया ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, एकदम छपना ही छपना है पेपर में। यहाँ जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना भैया, एक बार पढ़ के जाइए, और किसी का भी सेट मारिए, यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब जनरल टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसमें आना ही है ना, 5-6 क्वेश्चन जो है उस टेस्ट में रहना ही रहना है। तो देखिए इसरो 2016 में पूछा गया है, किसका है भैया? मेट्रिक थ्रेड का कौन होता है भैया? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। आइए यहाँ से बताते हैं आपको। BSW, BSP और BSF, ठीक है, ये तीनों थ्रेड का कोण जो होता है 55 डिग्री। क्या याद रखना है? 55 डिग्री। और 47.5 डिग्री जो होता है BA थ्रेड का कोण होता है। यहीं पे आ जाइए 45 डिग्री। तो यह जो होता है बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड का कोण जो होता है 45 डिग्री होता है। याद रखना है, लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, जैसे कर्तन उपस्कर रेक कोण कम होता है तो बल होगा। क्या होगा? बल क्या हो जाता है? बढ़ेगा। क्या हो जाता है? बल बढ़ जाता है। इसको थोड़ा फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश। जैसे कर्तन उपस्कर लिखा है, रेक कोण कम होता है तो बल क्या होगा? बढ़ता है। आगे ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में दिया जाता है। यहाँ लिख दिया जाता है एक्स, इसको सॉरी यहाँ लिख देगा एक्स, इसको लिख देगा वाई, इसको लेगा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा जाता है इस भाग को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है रेक कोण। इस भाग को जो है क्लियरेंस कोण, क्लियरेंस एंगल होता है, ये जो है इंक्लाइंड एंगल होता है, और ये जो होता है पॉइंट एंगल होता है। ठीक, यहाँ देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे तो पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 35 से 70 डिग्री तक। और क्लियरेंस एंगल कितना होता है? तो 10 डिग्री के लगभग। और झुकाव एंगल कितना होता है? 40 डिग्री। और रैक एंगल कितना होता है? 20 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अनुभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मिग वेल्डिंग, बी है टिग वेल्डिंग, सी है निम्नजत आर्क वेल्डिंग, और डी है थर्मिट वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टिग वेल्डिंग में। किसमें? टिग वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच के लिए किस प्रकार के तरल का उपयोग किया जाना चाहिए? किस प्रकार के, मतलब वेल्डिंग करने से पहले जो है वेल्डिंग सिलेंडर होता है वो लीकेज हो रहा है कि नहीं, कैसे जांचिएगा? जाके मुंह से देखिएगा किधर से हवा आ रहा है ना, हवा नहीं चेक करना है। उसके लिए क्या बनाना है आपको? साबुन और पानी का घोल बना लेना है, उस पर गिरा के देख लेना है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइफेस के कहाँ की पद्धति है? ये जापान की पद्धति है। फाइफेस कहाँ से लिया गया है? तो जापान से, याद रखिएगा आप लोग। फाइफेस पद्धति में सीसो का शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? ठीक है ना, तो इसका होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है साइन, बी है चमक, और सी है सुव्यवस्थित, और डी है मानकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाता है चमक। क्या होता है उसका? चमक। तो सर जी अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूले। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत रक्षा करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब जानते हैं आप, सेफ्टी तो 3 तरह का होता है, स्वयं, साधारण सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और मशीनों की सुरक्षा।
ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया गया। तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत के लिए कौन सा है, जूता, हेलमेट, काले चश्मे और टी, ये सभी। तो भैया व्यक्तिगत के लिए तीनों चीज जरूरी है, जूता भी, हेलमेट भी और काले चश्मे भी पहनना जरूरी है। अभी नहीं कि अंधेरे में यहाँ जाके चश्मा पहन के घूमने लगे, नहीं, चश्मा पहनना सेफ्टी के लिए जरूरत है। अब सबसे पहले अगर पूछ दे PPE1 कह दे, पीपी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको प्रथम पूछ दे तो आपको बताना है हेलमेट। सबसे पहले PPE1 मतलब सुरक्षा में सबसे पहले आपको हेलमेट पहनना होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आता भी है खुद को भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत से पैदा होने वाले खतरे को कहते हैं, विद्युत से पैदा होने वाले खतरे को क्या कहते हैं, विद्युत खतरे, यांत्रिक खतरे, रासायनिक खतरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विद्युत खतरे। क्या हो जाता है, विद्युत खतरे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन ए है कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, बी है भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, और सी है नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, और डी है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है न्यूट्रल, जो होता है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ये तीन तरह का होता है भैया, एच, एन और एस। एच, एन और एस। एच जो होता है हार्ड धातु के लिए उपयोग किया जाता है, एन न्यूट्रल मान के चलिए सामान्य में, और एस जो होता है सॉफ्ट धातु के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एंगल याद है तो सभी लोग कमेंट करें। चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है। चित्र में जो गेज दर्शाया गया है वो कौन सा गेज है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज है, बी है टेम्पलेट है, सी है ड्रिल कोन गेज है, और डी है स्नैप गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ड्रिल कोन गेज। ड्रिल का जो है लिप कोन चेक किया जा रहा है। तो एक तरफ का लिप कोन कितना होता है, 59 डिग्री होता है, 59 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखेंगे, अगला है ड्रिल पैनापनिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का ये क्या नाम है, तो ऑप्शन ए है ग्राइंडिंग व्हील है, बी है ड्रिल बिट है, सी है टूल रेस्ट है, और डी है व्हील गार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टूल रेस्ट। क्या है, टूल रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। भैया केवल रिमिंग है, बी है स्पॉट फेसिंग, सी है काउंटर बोरिंग, और डी है काउंटर सीकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है काउंटर बोरिंग। भैया काउंटर बोरिंग होता क्या है समझिएगा, ये जो है आर पार होल हो गया, ये क्या हो गया, आर पार हो गया, इसी में एक और होल बनाएंगे, ठीक है, कुछ दूरी तक, तो ये हो जाता है काउंटर बोरिंग। क्या हो जाता है, काउंटर बोरिंग। और रिमिंग में आप जानते हैं क्या होता है कि होल किए गए होल को केवल परिशुद्ध किया जाता है, मतलब उसको जो थोड़ा बड़ा आ गया तो उसको रिमर से क्या करेंगे, साफ करेंगे। स्पॉट फेसिंग क्या कहलाता है, ये जो है ये कोई मेटल है, ठीक है, और इसमें होल किया गया, इसके ऊपर जो है देखिए नॉट या वाशर रखिएगा तो ये जो है कुछ बर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो ऊपर वाले भाग को प्लेन करके रखा जाता है, वो कहलाता है स्पॉट फेसिंग। और काउंटर सिंकिंग कैसे होता है, तो भैया काउंटर सिंकिंग में ये समझिएगा किसी होल को होल करके और ये तनी तिरछा कर दिया जाता है, दोनों तरफ से तनी तिरछा कर देगा, स्क्रू एकदम अंदर बैठ जाए, ये कहलाता है काउंटर सिंकिंग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवरिंग। रिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है इसको आप लोग बताइए। यहाँ रिवरिंग लिख दिया है गलती से, रिपीटिंग है, ठीक है ना, रिपीटिंग रिपीटिंग लिखा है ना, रिपीट पीटना है, रिपीटिंग कहलाता है। ऑप्शन ए है 75 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 90 डिग्री, और डी है 120 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है 75 डिग्री। क्या हो जाता है, 75 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कास्ट आयरन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर,
देखिए अगला हमारा मोटिवेशन लाइन लिखा गया है, सपने वह नहीं होते, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। भैया अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको नींद बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। क्या है? तैयारी प्रॉपर नहीं, इसलिए सोना नहीं है मेरा दोस्त, है ना। जो लोग सो के देख रहे होंगे, भैया सोइए नहीं, उठ ही जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। निम्न में से कितने लोगों का आदत है ना कि मोबाइल चला दिया, सो गया, हाँ सब याद हो जाएगा? नहीं, तो सब याद हो जाएगा, पता चलेगा एग्जाम में, इसलिए जो है जग जाइए। निम्न में से किस टूल का प्रयोग गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर का उपयोग जो होता है गोलाकार जॉब का सेंटर, एक टांगो अंदर में मुड़ा है, वो सीधा होता है। याद आ गया? याद आ गया मेरे दोस्त? नहीं याद नहीं आया? याद आ गया होगा। तो यह होता है जैनी कैलिपर को अंतिम नाम है ऑडले कैलिपर, हार्मोफोलाइट कैलिपर, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं, क्या होते हैं फ्लैट फाइल? सिंगल कर्तित, बी होता है डबल कर्तित होता है, सी है स्पेशल कर्तित, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सिंगल कर्ता। ये जो एज होता है ना दोस्त, ये जो एज होता है, इसके एज में दोनों तरफ जो होते क्या होते? सिंगल करताते बने होते। किसमें? फ्लैट फाइल में। यही पूछता है हैंड फाइल हुआ, जिसको हम हैंड फाइल को सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। और सेफ एज फाइल में दोनों एज में दांते न कट के ओनली एक एज पे दांते कटा होता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, आ गया यहाँ एक और क्वेश्चन। और दुगोल रेती लंबाई में पॉइंट तक की टेपर होती है। कितनी टेपर होती है? 2/3 भाग, 1/4 भाग, सी है 1/3 भाग, और डी है 3/2 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त 1/3 भाग। तो अभी आपको हम दिखाएंगे, इस तरह से कोई भी फाइल आप लोग देखते हैं तो याद रखिएगा, जो भी फाइल, सभी फाइल जो होते हैं लगभग जितना हमें जानकारी है 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है। जो भी इस तरह का फाइल आपको दिखता है, आगे हल्का सा टेपर है, पीछे समानांतर है, तो वह जो याद रखिएगा, अगर समानांतर पूछते तो 2/3 भाग और 1/3 भाग टेपर। यही क्या है अर्धपूर्ण रेती। तो इसका अगर आकार पूछ दे, क्रॉस सेक्शन पूछे, तो अर्ध चांद की तरह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यास के द्वारा छोटे व्यास की तार या रॉड पकड़ी जाती है? छोटे व्यास की तार या रॉड पकड़ी जाती है। सर जी एक क्वेश्चन, यहाँ 10 को क्वेश्चन पढ़ाने में लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगा देता है। मतलब हम समझ ही नहीं पाते 20 क्वेश्चन में 2 घंटा कैसे लगेगा, मतलब क्या ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम आपको कम समय में इतने बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और रेगुलर क्लास फ्री में होता है, जरूर देखिए। शेखर सर भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या है, तो किस वाइस के द्वारा छोटे व्यास के तार या रॉड को पकड़ी जाती है? ऑप्शन ए है बेंच वाइस, बी है लेग वाइस, सी है पिन वाइस, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त पिन वाइस। पिन वाइस का उपयोग जो होता है कौन करता है? तो यह जो है घड़ी साइज द्वारा किया जाता है। घड़ी वाले लोग जो है घड़ी का पिन पकड़ने के लिए पिन वाइस का पूछा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा वाइस है जिसमें स्पिंडल नहीं होता है? तो वह भी जो होता है हमारा पिन वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है? पिन वाइस। बेंच वाइस की बॉडी पूछेगा किस धातु का बना होता है, तो आपको याद रखना है कास्ट आयरन का, ठीक है, एकदम याद रखिएगा भैया। सरफेस गेज द्वारा की जाती है, सरफेस गेज द्वारा क्या की जाती है? मार्किंग की जाती है, पंचिंग की जाती है, लंबाई का माप, और डी है कटिंग। तो यह जो होता है सरफेस गेज द्वारा की जाती है। तो यह जो है सरफेस गेज द्वारा जो है मार्किंग किया जाता है, ठीक है। सरफेस गेज आप देखे होंगे, इसका उपयोग जो होता है लेथ। देखिए सभी क्वेश्चन जो है ना, देखिए यहाँ इसरो के एग्जाम में पूछा गया 2000 सेल में हमको दिख भी कम रहा है, नहीं सेल में पूछा गया, कोई बात नहीं, कोई बोल तो दिए। 20 बार से भी अधिक बार पूछा गया ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है आपके लिए, और एकदम उड़ा के रख, चल रही क्वेश्चन को उड़ा के रख दीजिए। कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को जरूरी कोण सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्क्वायर हेड, बी है प्रोटेक्टेड हेड, सी है सेंटर हेड, और डी है जैसे दोनों सेंटर हेड रूल। एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है।
यहाँ जो है प्रोटेक्टर हेड यूज होता है। कौन सा होता है? प्रोटेक्ट। कॉम्बिनेशन सेट के 4 भाग होते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में 4 भाग होते हैं। देखिए भूल गए ये होके ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ये बीच वाला भाग हो गया, इस तरह से हो गया, और ये हमारा हो जाता है सेंटर हेड, ठीक। ये हमारा हो जाता है सेंटर हेड। सेंटर हेड ये हो जाता है सेंटर हेड, ये हो जाता है स्क्वायर हेड, और बीच में जो भाग होता है, बीच का जो भाग होता है वह जो होता है प्रोटेक्टर हेड होता है। प्रोटेक्टर हेड द्वारा जो है न्यूनतम जो है 1 डिग्री के कोण को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक सेकंड बस, समय हम खुद ही नहीं लगने देना चाहते हैं आपका। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड ज्यादा प्रभावी होता है कब? पतले सेक्शन वाले धातु के लिए, बी है मुलायम धातु के लिए, और सी है ब्रांड सेक्शन धातु के लिए, और डी है नॉन मेटल के लिए। तो यहाँ जो होता है पतले सेक्शन वाले धातु के लिए जो होता है फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। इसका पिच कितना होता है भैया? 0.8 mm। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे याद कर लीजिएगा। और 0.1 mm पतली ट्यूब को काटना के लिए अगर कहे तो तुरंत आपको मानना है कि 0.5 mm 0.8 mm इसका पिच होता है। कोर्स पिच होता है 1.8 mm, कोर्स पिच होता है 1.8 mm, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कठोर धातु के लिए काटने के लिए, मतलब सॉरी कठोर नहीं, सॉलिड वस्तु को काटने के लिए जो है 1.8 mm का पिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे हम कोर्स पिच भी कहते हैं। एक ड्रिफ्ट डैश के लिए उपयुक्त होता है। ड्रिफ्ट किसके लिए होता है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए। डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, मशीन स्पिंडल से ड्रिल बिट को निकालने के लिए। ड्रिल बिट में जो है ड्रिल मशीन में जो है ड्रिल बिट को ठोक दिया जाता है। आप देखिएगा, अब ड्रिफ्ट खोजने जाइएगा, उसमें एगो रॉड घुसा के ऊपर से ठोक देते हैं ना। देहात में क्या करते हैं, मान ली कोई चीज फंसा हुआ है इसमें, और उसमें से ऊपर रॉड लगा के ठोक दिए, तो वो रॉड जो बना हुआ है हमारे टेक्निकल में, हमारे ITI में, वो है क्या है? ड्रिफ्ट है। क्या है? ड्रिफ्ट है, जिसको लगा के ऊपर से ठोक देंगे तो स्पिंडल से ड्रिल बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ गया? 89 क्वेश्चन। सर जी लाइक नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप लाइक नहीं किए हैं, समझ रहे हैं, लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्मों में सुधार करती है? यांत्रिक गुणधर्मों में कौन सा सुधार करता है? फोर्जिंग, फाइलिंग, सी है उष्मा उपचार, और डी है फिटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उष्मा उपचार द्वारा धातु के यांत्रिक गुणों को क्या किया जाता है? बदला जाता है, ठीक। अगला है, पृथ्वी के सतह में प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह जो होता है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। याद होगा ना, एल्युमिनियम का घनत्व तो कितना बताए थे? एल्युमिनियम का घनत्व तो बताए थे ना 2.7, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काम करते हुए वर्नियर हाइट गेज पर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भाई? काम करते हुए वर्नियर हाइट गेज पर रखना चाहिए। क्या? ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट, बी वी ब्लॉक, सी है मशीन बेड, और डी है किसी भी स्पर्श सतह पर। तो सर जी जब वर्नियर हाइट गेज से आप मार्किंग कीजिएगा तो आप उसको कहाँ रखिएगा? सरफेस प्लेट पर। किस पे रखिएगा? सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पर रखते समय 0 एरर जरूर मिलाना, मतलब दूसरा जगह थोड़ा रख के करना है, ठीक है। कब ये समझ में आ रहा है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा भैया, वीडियो देख के कमेंट नहीं कीजिएगा फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। आगे वीडियो लाया जाए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप जब तक बताइएगा नहीं, मान लीजिए अच्छा लगेगा तभी ना किया जाएगा मेहनत ही। तो अगला देखिएगा, 25 + 0.05 0.05 mm उदाहरण है। क्या है? क्या बता रहा है भैया? यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, सी दोनों, और डी कोई नहीं। तो ये भैया ये जो है प्लस और माइनस दोनों में दिया है। क्या है भैया? यहाँ देखिएगा, थोड़ा देर समझ जाइएगा। 0.5 और -0.5 लिखे है ना जी? हाँ चलिए ठीक है, यही लिखा रहता 25 - 0.05 और -0.05, ठीक है भैया। जब भी टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये जो टॉलरेंस लिखा गया है प्लस माइनस में, ये जो है बाइलेटरल टॉलरेंस है। बाइलेटरल टॉलरेंस में छूट दोनों तरफ दिया जाता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफा दिया जाता है, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस कौन सा हो गया, जो खाली माइनस माइनस में दिखे या प्लस प्लस में दिखे तो हो जाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, और जब प्लस माइनस में दिखे तो आपको बता देना है कि वह जो होता है बाइलेटरल टॉलरेंस है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि BIS ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में टॉलरेंस के ग्रेडों की संख्या है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे होगा तो ये 20 बार से अधिक बार पूछा गया है सब क्वेश्चन। 12, 16, 18, 20, तो यह जो होता है 18, कितना होता है 18 होता है। यही आपको विचलन पूछता है कितने होते हैं BIS में, तो 25 याद रखना है, ठीक है 25। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। प्राकृतिक अपघर्षक नहीं, हीरा, कोरंडम, एमरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यह जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है, कृत्रिम अपघर्षक है। आपसे पूछे कृत्रिम अपघर्षक कौन कौन होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड होता है। और ये जो तीनों आपको एकदम दिमाग में चलना चाहिए, हीरा, कोरंडम, एमरी जो है प्राकृतिक अपघर्षक के प्रकार है, ठीक है। हाँ जी सर जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रत्यास्था का मापक द्वारा किया जाता है, प्रत्यास्था का मापक द्वारा किया जाता है, ठीक है। आ जाइए, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। प्रत्यास्था बराबर विकृति, देखिए इसे सही आंसर सीधा पढ़ेंगे हम, प्रतिबल बटे विकृति होता है। इसको लिख लीजिएगा बगल में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। प्रत्यास्था का मापन, प्रत्यास्था बराबर प्रतिबल बटे विकृति, ठीक, याद कर। अच्छा, कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो नया देख रहे हैं और उन्हें समझ में ना आया, और इतना देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, जरूर बताइएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एकदम आपको समझ में आएगा, कभी नहीं ट्रेड पढ़े हैं फिर भी समझ में आएगा। 2-4 वीडियो देखिए, हमारे रेगुलर वीडियो बनाते हैं शेखर सर, उसको देखिए हमारे चैनल से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित अर्धवृत्ताकार चाबी जो हल्के बल आघूर्ण के संचार में प्रयुक्त होते हैं तो क्या होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग उड्डरफ की कहते हैं। क्या कहते हैं, उड्डरफ की। उड्डरफ की पूछा जाता है, अर्धवृत्ताकार आकार का होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है उड्डरफ की। और ये भी आप याद रखिएगा, और आपको ये भी याद रखना है कि उड्डरफ की का उपयोग जो होता है ऑटोमोबाइल सेशन में किया जाता है, उड्डरफ की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेंच वाइस में स्क्रू के ऊपर इस प्रकार के पेच होते हैं। सर जी पूछा गया है, बेंच वाइस के जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल जो आगे पीछे चलता है, ठीक है, उसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है, क्या चौकोर, भी, BA और इनमें से कोई नहीं। तो सर जी वहां मानना है स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड। अगर नहीं दिया रहे स्क्वायर तो वहां होगा एकमे थ्रेड, लेकिन सबसे पहले आपको मानना है स्क्वायर थ्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा रूट है ना। रूट और क्रेस्ट के मध्य की लंबवत दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, चूड़ी की मोटाई, चूड़ी की गहराई, और सी है लंबाई, सी है TPI मतलब थ्रेड प्रति इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चूड़ी की गहराई, ठीक है ना। अभी देखते बताते हैं, देखिए इस तरह से आपका जो है थ्रेड बना होता है, ठीक है। यहाँ समझना है, ऊपर वाला जो चूड़ी का जो ऊपरी भाग होता है ये कहला जाता है आपका क्रेस्ट। क्या कहला जाता है मेरे भाई, क्रेस्ट कहला जाता है। नीचे वाला भाग जो ये नीचे वाला भाग हो जाता है वो हो जाता है रूट। इसको जो आपस में जोड़ता है बाबू, इसको रूट और क्रेस्ट को जोड़ता है वो कहलाता है फ्लैंक, है ना, इसको कहते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो है इसके मध्य में दोनों चूड़ी के मध्य के बीच और क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, हमारा चूड़ी की गहराई। ये जो हमारा कहला है चूड़ी की क्या कहला गया, गहराई कहला गया। क्या कहला है भैया, चूड़ी की गहराई। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक धातु से दूसरे धातु के बीच की दूरी या एक इंच में धातु की संख्या जो है पिच कहलाते हैं, TPI। जी गला सूख रहा है, लाइक नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। हम सराहते नहीं है भैया कि कोर्स नहीं कीजिएगा तो फेल हो जाइएगा, कोर्स नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप सीख जाइए, बस जॉब ले लीजिए, लिख दीजिएगा उस दिन कमेंट में जहां सर आपने पढ़ाया उससे क्वेश्चन आया, ठीक है। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। चार जबड़ा चक को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल्फ स्विचिंग चक, सेल्फ चक, सी है यूनिवर्सल चक और डी है स्वतंत्र चक। इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्त स्वतंत्र जबड़ा चक कहा जाता है।
स्वतंत्र जबड़ा चक कहा जाता है। और स्वतंत्र जबड़ा चक क्यों कहा जाता है? 4 जो चक में चारों जो ना अलग अलग खुलते हैं, ठीक है ना, इसलिए स्वतंत्र जबड़ा। और 3 जो चक जो लोग भी चलाए होंगे एक साथ खुलता है, एक साथ बंद होता है, इसीलिए उसको सेल्फ सेटिंग चक कहते हैं। 3 जो वाले को क्या कहते हैं? सेल्फ सेटिंग चक कहते हैं, इसको 4 जो चक, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे। अगर नहीं जानने का मन किया 3 जो चक पूछ लेगा, उस दिन कहिए कि राजेश सर पढ़ाए नहीं थे, तो सर जी ये तो नाइंसाफी है, आप याद नहीं किए। एक खराद का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्देशित किया? इसमें अलग अलग ऑप्शन के अनुसार मिल सकते हैं। ये DMRC दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्पीड से बी है, टेपर कटिंग से सी है, सेंटर हाइट से डी है, कटिंग डेप्थ से। इसका राइट आंसर हो जाता है सेंटर हाइट से। सेंटर हाइट से जो है खराद मशीन का जो है साइज लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड होता है। तो सर जी एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, अंतिम बार बता रहे हैं, मजबूरी है बताना, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। मात्र जब 49 में इतना अच्छा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है आपको, तो क्यों नहीं यहाँ से खरीदे? 600 से खरीदने से तो बेटर है ना। तो मेरे बड़े भाई एक आदमी खरीद लीजिए, दे दीजिए टेस्ट। सर जी 49 रुपये तो ऐसे ही आप जो है कुछ ना कुछ तो बर्बाद ही कर देते हैं बच्चे। हर दिन 49 का तो कई लोग हम देखते हैं कि नाश्ता पानी कर जाते हैं। तो ये आपके लिए भविष्य के लिए बात है, ठीक है। और आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन, चलिए ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। फिर अगला सेशन में लेके आएंगे और बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। मोटिवेशन अगले वीडियो के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे कितने साथी जो तो नए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे और भी सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।